हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाबू आज अभी आधे घंटे तक बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बहुत सारी बातें आपने समझनी है, चैप्टर का बेस समझना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा, फिर करेंगे बुक से क्वेश्चन स्टार्ट। सब सामने देखना, जरा मेरे साथ साथ लिखो बेटा। बस एक लाइन लिखना और कुछ मत लिखना बेटा। एक लाइन लिखी है आपने, लो जी सामने देखना बेटा। आपने लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि बेटा कैश और कैश इक्विवेलेंट का इस पूरे साल भर में क्या फ्लो हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है बेटा कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्या फ्लो हुआ है पूरे साल भर में। आपको बता देता हूं बेटा, आपको एडवांस में आंसर पता होता है इसका कि क्या आना है, ठीक है ना। जैसे बैलेंस शीट के बारे में आपको एडवांस में पता होता है बराबर आएगी, ठीक है ना, तभी हमने ठीक किया है। वैसे ही बता रहा हूं इसका भी आंसर बेटा आपको बहुत एडवांस में पता होता है। बाबू हमने बैलेंस शीट बनाई है कभी ना कभी शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट में एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होती है, और करंट एसेट्स में एक चीज होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। अगर मैं कहूं बेटा करंट ईयर के कैश इक्विवेलेंट है 30,000 और प्रीवियस ईयर के कैश इक्विवेलेंट है 5,000, तो बेटा बस मुझे कैश फ्लो में ये बताना होता है ये 5,000 रुपए कहां से आए। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करती है? फ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है ना। मुझे फ्लो बताना है बेटा कैश का किस तरफ जा रहा है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो, ठीक है ना। अब बेटा मुझे ये देखकर पता चला ना कि पिछले साल कैश और कैश इक्विवेलेंट 25,000 के थे, इस साल 30,000 के, 5,000 कहां से बढ़ गए। मुझे ये बताना है बेटा ये 5,000 कहां से आए। और अगर बेटा मैं कहूं ये 20,000 है तो ये 5,000 कहां चले गए, मुझे तो ये खोजना है बेटा। तो एडवांस में मुझे आंसर पता है कि मुझे कितने रुपए के लिए सारी चर्चा करनी पड़ रही है, ठीक है जी। आपको बता देता हूं बेटा कैश फ्लो का फॉर्मेट कैसा होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा 3 कॉलम है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन डिटेल्स, देन अमाउंट, ठीक है जी। दिखने में कैसा होता है, अभी आप कुछ नहीं लिखेंगे बेटा, पहले चीजों को बहुत आराम से समझेंगे। बाबू कैश फ्लो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा पार्ट हम लिखते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा पार्ट हम लिखते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो डिवाइडेड है बेटा 3 तरीके की एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बात समझ में आई बाबू? बहुत सारी आइटम मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखी, बहुत सारी अमाउंट लिखी, और मान लो बेटा ये अमाउंट पॉजिटिव आई, कुछ भी समझ लो 22,000, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा आंसर में लिखूंगा इसके कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे इनफ्लो मिला है बेटा 22,000 रुपए का, ठीक है जी। बाबू मैंने इस 22,000 को बाहर लिख दिया। मैंने बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी अमाउंट लिखी, और बेटा मान लो इट विल बी -30,000।
ये 30,000 रुपए नेगेटिव आया तो मैं लिखूंगा बेटा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 30,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश 30,000 रुपए का मैंने यूज कर लिया। लो बेटा 22,000 रुपए का कैश मेरे पास आया था ऑपरेटिंग से, 30,000 रुपए चला गया, यानी कि अभी कुल मिला के 8,000 रुपए गए हुए हैं। ठीक है जी। लो जी बेटा मान लो मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी बहुत सारी बातें लिखी और यहां पर भी बहुत सारी बातें लिखी और मान लो इट इज पॉजिटिव 3,000। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3,000। और बेटा मैंने ये सब कैलकुलेट करा, क्या रिजल्ट आया 5,000 रुपए यूज हुए। इसमें मैं बेटा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करूंगा और ये हमेशा बराबर होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, और अगर ये बराबर है तो मैंने सब कुछ सही किया। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। मैंने वही तो ढूंढना था बेटा ये 5,000 रुपए कहां खर्च हो गए, और बेटा इन तीनों का रिजल्ट यही तो आया कि 5,000 खर्च हो गए। अगर मैं इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दूंगा तो बेटा जो रिजल्ट आएगा उसका नाम क्या है बेटा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को, बात समझ में आई। बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या क्या बातें आएंगी कैश और कैश इक्विवेलेंट में, बस ये बताओ। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड भी तो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का तो पार्ट है सिट CSO। ठीक है ना बाबू। कभी मैं वर्ड दू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल मतलब जो सिक्योरिटी अभी मार्केट में बेचने के लिए खरीदी है। ठीक है ना, कभी मैं वर्ड दू करंट इन्वेस्टमेंट भी वर्ड दे दू ना तो भी बेटा समझ लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और कभी भी वर्ड बोल दो ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो समझ लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, ये 5 बातें बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। चेक इन हैंड भी, ये लो चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड वो भी बात है लेकिन आएगा नहीं, ये वर्ड आते नहीं कैश फ्लो में। चेक और ड्राफ्ट इन हैंड ये सब बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। कैश या कैश जैसी चीजें, क्लियर बात। आपको बेटा अभी बहुत सारी बातें तो खैर मुझे बतानी है, अभी तो कुछ भी नहीं शुरू हुआ, लेकिन इस चैप्टर में ना बाबू देखो मैं आपको आज बोल रहा हूं और 5 दिन तक बोलता रहूंगा, छठे दिन बोलनी छोड़ूंगा ये बात। 5 दिन में बस एक बात सीख जाना। ठीक है ना, बच्चे को ना 11th क्लास से लेकर आज तक पता है क्या आदत होती है, प्रॉफिट लॉस निकालने की। ठीक है ना, मैं कहूंगा बच्चों कैश का फ्लो देखो और आप देख रहे होंगे प्रॉफिट या लॉस। मैं बता रहा हूं गलती यही होगी, वेल इन एडवांस बता रहा हूं आपको। मैं कहूंगा बेटा ये देखो कैश आ रहा है जा रहा है, और आप देख रहे होंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आदत इतनी बढ़ चुकी है आपको प्रॉफिट या लॉस की ना कि मैं बोलता चला जाऊंगा और आप आखिरी तक बेटा यही देखते चले जाओगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है ना बाबू, पहले से बता रहा हूं इसीलिए बेटा गलती के चांसेस कम करना। ठीक है ना, बस कैश को देखो आ रहा है या जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यही बताने के लिए बेटा कि कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, और फ्लो का मतलब खाली इनफ्लो नहीं होता बेटा, फ्लो मतलब दोनों फ्लो। ठीक है ना, पैसा आएगा या जाएगा। हाँ अलग हेड में होती है, मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से वो कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है, मैंने भी बेचने के लिए ही खरीदी है, मैं बेचूंगा इसको। ठीक है जी, तो बेटा कैश और कैश इक्विवेलेंट में इतनी सी बात है। ठीक है जी, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर बेटा धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ देख लो, जैसे अगर याद रख सकते तो याद रख लो, जो नोट करना है कर लो। लो बेटा सामने देखना बाबू, बेस बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बस जल्दी मत करना। ठीक है, ये चीज की गारंटी है, आपसे बड़ा मास्टर नहीं होगा चैप्टर का कोई, पक्की बात बोल रहा हूं। ठीक है जी, आप बस सामने देखो मेरी तरफ। बाबू अब ना मुद्दा ये उठता है कि क्या क्या चीजें जाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्या क्या चीजें जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और क्या क्या चीजें जाएंगी फाइनेंसिंग में। और मेरे पास मुझे गिवन क्या होगा, जनरली बेटा क्वेश्चन में पूरा पूरा SPL दे देता है और पूरा पूरा बेटा बैलेंस शीट दे देता है। अब क्या चीज इन्वेस्टिंग में जाएगी, क्या फाइनेंसिंग में जाएगी, क्या ऑपरेटिंग में जाएगी, अब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब सब चीजों को सोचना है बेटा, क्या क्या कहां कहां जाना चाहिए। ठीक है ना बाबू, देखो एक ओवरव्यू की बात करते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिजनेस चलाने के लिए आपको जहां जहां से भी पैसा मिला है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है।
ठीक है। इसके अलावा जहां जहां से भी पैसा मिला है उससे रिलेटेड इनकम और उससे रिलेटेड खर्चे, बेटा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आपने पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है, ये बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इससे जुड़ी हुई इनकम, इससे जुड़े हुए खर्चे, ये सब भी क्या है बेटा, इन्वेस्टिंग ही है। ठीक है जी। और ऑपरेटिंग क्या है बेटा, आप जिस चीज के बिजनेस में एंगेज्ड हो वहां से क्या कमा के लेकर आते हो बेटा, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी, समझ आई बात, एक ओवरव्यू के तौर पर। ठीक है जी, डिटेल डिस्कशन तो करना बहुत बाकी है अभी। ठीक है जी, चलो जी, अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं क्या क्या चीजें कहां कहां जा सकती हैं। ठीक है बाबू, हो सकता है पूरा ना बताऊं बात, ठीक है ना, लेकिन धीरे 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 करके पूरे पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, अभी घबराना मत बस, ठीक है ना। एक आध बात नहीं भी समझ में आए तो टेंशन मत लेना। ठीक है जी, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कुछ समझ ना आए तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, लो सामने देखना बेटा, एक बार बैलेंस शीट की बात करता हूं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, एसपीएल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, ये फिगर है बेटा करंट ईयर की, ये फिगर है बेटा प्रीवियस ईयर की। ठीक है जी, सबसे पहली चीज बेटा, मुझे शेयर होल्डर फंड गिवन है। शेयर होल्डर फंड में दो बातें जाती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरी बात कोर्स का वाक्य है, छोड़ दो उसको। ठीक है जी, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, वो हेडिंग आपको याद होगी, एल्डोलो रेस्टोस। फिर बेटा नॉन करंट एसेट्स और फिर बेटा करंट एसेट्स। ठीक है ना, ऐसे ही है ना बेटा, और बैलेंस शीट बंद, क्लोज। ठीक है बाबू, अब आपको बता देता हूं, देखो बिजनेस में पैसा बिजनेस चलाने के लिए कहां कहां से आता है। एक तो बेटा पैसा आया मुझे शेयर कैपिटल से, अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात ना करना, होगी टाइम के साथ साथ। और एक बेटा पैसा आया बिजनेस चलाने के लिए नॉन करंट लाइबिलिटी से। ठीक है ना, हाँ वही पूरी नॉन करंट लाइबिलिटी, मैं तो पूरे एल्डोल की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, पैसा कहां से आया बेटा, या तो यहां से आया बिजनेस चलाने के लिए पैसा, या यहां से आया। ठीक है ना, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स ने डाला, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स ने डाला, चाहे वो बेटा कह लो आप डिबेंचर्स ने डाला, चाहे वो कह लो बेटा बैंक लोन ने डाला, बिजनेस चलाने के लिए पैसा यहीं से आता है, जहां से जो दो चीजें मैंने मार्क कर दी। ठीक है ना, और बेटा ये दोनों कहां जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस को फाइनेंस किसने दिया, ठीक है ना, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अगर मैंने पहले बोला था, अगर ये आपको बैलेंस शीट याद होगी ना, कोई चैप्टर आपको अटका नहीं सकता। कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियोज आप देख लो, मैंने तो सारी चीजें इस पे ही बताई हैं। टीचर रटवाते रहेंगे, बच्चों को हाथ रख के रटवाई जाती हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं कह रहा हूं अगर बच्चे को बैलेंस शीट पता है, आपको रटवाने की क्या जरूरत है, वो खुद से याद रखेगा हर चीज को। बस हो गया, ठीक है ना, चलो खैर कोई नहीं, वो बात अलग है, हमारी कदर ना है कभी तो आई जाएगी बच्चों को। बेटा खैर बात समझ है क्या, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी यहीं से आता है बेटा पैसा बिजनेस चलाने के लिए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और इनसे जुड़ी हुई खर्चे और इनकम भी। अगर मैं बोलूं बेटा प्रेफरेंस का डिविडेंड, तो बेटा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि प्रेफरेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर मैं बोलूं इक्विटी डिविडेंड, तो बेटा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर मैं बोलूं बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो बेटा वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। समझ आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। फिर सेकंड नंबर पे आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बाबू जहां जहां पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, बेटा मैंने पैसा सिर्फ यहां इन्वेस्ट किया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स है, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स है, चाहे बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, मैंने पैसा यहीं इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने एक मशीनरी खरीदी, मैंने एक लैंड खरीदी, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मैंने बेटा पेटेंट खरीदे, कुछ भी करा, मैंने पैसा सिर्फ यहां इन्वेस्ट करा है। मैंने शेयर खरीदा, मैंने डिवेंचर खरीदा, मैंने पैसा सिर्फ यहां इन्वेस्ट किया है। तो सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स उठा के बेटा डाल देना इन्वेस्टिंग में। और अगर मैं बोलूं मैंने शेयर खरीदा था, वहां से डिविडेंड आया, पे नहीं करा, रिसीव की बात कर रहा हूं, तो बेटा वो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। मैं बोलूं कि बेटा मैंने एक लैंड एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, वहां से मुझे रेंटल आता है, तो बेटा वो भी कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। जो चीज जहां जाएगी उससे जुड़े हुए खर्चे और उससे जुड़ी हुई इनकम भी बेटा वहीं जाएगी। मैं बोलूं मैंने शेयर खरीदे हुए थे, मैंने शेयर बेचे, शेयर बेचने पे इनकम टैक्स लगा, तो शेयर बेचने पे लगा ना, शेयर खरीदे हुए थे तो बेटा इन्वेस्टिंग थी ना, तो बेटा यहीं जाएगा उसका खर्चा और इनकम भी।
बात समझ में आई? और बेटा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये बेटा बिजनेस ऑपरेट करने से हो रहे हैं, ये बेटा मेरे डे टू डे खर्चों का ही पार्ट माने जाते हैं। ये बेटा कहां जाएंगे? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे। और अभी के लिए बोल देता हूं पूरा एसपीएल बेटा आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ही तो है, वो भी सब यहां जाएगा बेटा, विद सम एक्सेप्शंस। पहले ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? बात मत पकड़ के बैठ जाना मेरी, ठीक है जी? ओवरव्यू मिला क्या चीजें कहां जाने वाली हैं, ठीक है ना? रटना बहुत मुश्किल है बेटा, समझना बहुत आसान है, सच्ची बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना? रटना बहुत ही मुश्किल है इस चैप्टर को। जितना आराम से रीड करोगे ना अकाउंट्स को, उतनी इजी होती चली जाएगी वो, ठीक है जी? अभी तक किसी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई? सब समझ में आया? एक बात पूछूं आपसे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है तो करंट लायबिलिटी, ठीक है ना? अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ा रहा हूं बात को, है तो करंट लायबिलिटी पर ऑपरेटिंग में ना दिखाना। बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग का मतलब समझते हो? कुछ लोग सोचते हैं बेटा क्योंकि कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का नेगेटिव ही तो है, तो दिखा दो बेटा, वहीं दिखा दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेगेटिव में दिखा दो। नहीं प्यारे बच्चों, देखो बेटा मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 होना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन बेटा मैंने मैंने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए फालतू निकाले हुए हैं, ये बेटा मेरे बिजनेस को फाइनेंस दे रहा है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कुछ चीजें एक्सेप्शन के साथ हैं, बैंक ओडी हमेशा बेटा फाइनेंसिंग का पार्ट है, चाहे वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है जी? बात समझ में आई? बाबू देखो मेरे को ना आपको ना शुरू में यही एक्टिविटी लर्न करानी है कि क्या क्या चीजें ऑपरेटिंग में जाएंगी, क्या क्या इन्वेस्टिंग में, क्या क्या फाइनेंसिंग में। और शुरू में मुझे आपको कुछ बातें ऐसे भी बतानी है बेटा, क्या चीज आउटफ्लो है, क्या चीज इनफ्लो है, क्या चीज नो फ्लो है, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, मैं बोलूं क्या चीज कैश इनफ्लो है, क्या चीज कैश आउटफ्लो है और क्या चीज बेटा नो फ्लो है, ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना? आज बस यही करेंगे हम, बस यही जानेंगे इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है और नो फ्लो क्या है। और बेटा मैं नहीं कुछ बताऊंगा, मैं तो लिखूंगा और मैं तो आपसे पूछूंगा, आप गेस करो। अगेन प्रॉफिट वर्ड दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ बेटा मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मुझे प्रॉफिट या लॉस नहीं कैलकुलेट कराना आपसे, ठीक है जी? और मैं बता रहा हूं जो जब तक ये याद रहेगा ना प्रॉफिट या लॉस, तब तक ये चैप्टर गलत चलता रहेगा, ये चैप्टर कभी सही नहीं होगा जब तक ये प्रॉफिट या लॉस दिमाग में रहेगा, ठीक है जी? विद दिस इंट्रोडक्शन कर दो अब इसको, ठीक है ना? कल भी करेंगे इसकी बात, कल यहीं से शुरू करेंगे बात को। कल आपसे बस यही आइडेंटिफिकेशन कराना है मुझे, कौन सी चीज फाइनेंसिंग है, कौन सी चीज ऑपरेटिंग है और कौन सी चीज इन्वेस्टिंग है, ठीक है ना? और बाबू एक बात बता दो, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी कौन सी चीज ऑपरेटिंग है। हाँ, अब वो मैटर बहुत पेचीदा है। आप खुद सोचो बेटा, आप एक हौजरी की दुकान लगाकर बैठे हुए, ठीक है ना? और बेटा हौजरी की सेल से आप कुछ कमा रहे हो, ऑपरेटिंग। हौजरी की परचेस कर रहे हो, ऑपरेटिंग। हौजरी से रिलेटेड कुछ खर्चा कर रहे हो, हर चीज ऑपरेटिंग है बेटा, ये हौजरी से रिलेटेड, लेकिन ठीक है ना? लेकिन मैं बोलता हूं आपने बेटा हो तो कोई हौजरी की कंपनी, आपने शेयर इशू करे तो बेटा वो क्या है? वो फाइनेंसिंग है। मैं बोलता हूं बेटा आपको डिविडेंड मिला वहां से या आपने डिविडेंड दिया, वो क्या है बेटा? फाइनेंसिंग है। लेकिन मैं बोलूं बेटा आप हो ही एक फाइनेंस कंपनी और बेटा आप डिविडेंड कमा रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो, तो बेटा वो चीजें आपके लिए ऑपरेटिंग है। समझते हो ना बेटा इतनी चीज, ठीक है ना? कि नेचर ऑफ बिजनेस इंपैक्ट डालता होगा, ठीक है ना? काश मैं समझता होता बेटा, सच्ची में मुझे नहीं समझती 12th इन चीजों की, बहुत मुश्किल रट्टा मार के चैप्टर पेपर दे के आया था। चलो जी खैर, हो गया, हुआ गया। लो जी बेटा मैं कुछ बातें लिखता हूं, आपने बतानी है इनफ्लोस, आउटफ्लोस या नो फ्लोस, ठीक है जी? अभी एकदम से मत बताना, ठीक है ना? आप मेरे साथ साथ लिखो ये पहले।
लो बेटा करते हैं बात, सब सामने देख रहे हैं। बाबू मैंने एक बात बोली है, प्रॉफिट या लॉस भूल जाओ, भूल जाओ प्रॉफिट या लॉस कोई चीज होती है बेटा। बाबू सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी, मैं परचेज करूंगा मशीनरी, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, पक्की बात। तो बेटा ये क्या है? ये आउटफ्लो है। मैंने बेटा लैंड बेच दी 1 लाख रुपए वाली 80,000 रुपए में, पैसा आया या गया? आया। भूल जाओ प्रॉफिट या लॉस हुआ बेटा, मुझे नहीं जानना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ना मुझे इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेट करना प्रॉफिट या लॉस हुआ। बेटा पैसा मेरे पास आया इनफ्लो। अगर वो ये भी कहेगा ना 1 लाख रुपए की चीज 1,000 में बेच दी, तो बेटा 1,000 रुपए आया मेरे पास, मुझे नहीं जानना कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, भूल जाओ, नहीं है मेरा कोई ताल्लुक इससे। बेटा सेल ऑफ स्टॉक, पैसा आया। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बेटा किसने सही करा? नो फ्लो। हाँ जी क्या हुआ? सही नहीं किया? क्या करा? आउटफ्लो कर दिया ना, वही शुरू हो गया ना दिमाग में प्रॉफिट लॉस। बेटा ये पड़ी फिक्स्ड एसेट्स और आपके इस्तेमाल करने से ये गिर रही इसकी वैल्यू, मैंने किसको दिया पैसा? किसने गलत किया? क्या सही किया तूने? गलत किया तूने भी? अच्छा चलो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये बताओ क्यों? एग्जैक्टली बेटा देखो एक बात सुनो, मेरी तरफ देखना, सब मेरी तरफ देखना। कोई भी प्रोविजन, कोई भी रिजर्व क्रिएट करने से कभी आप किसी को पैसा देते नहीं। मैंने प्रॉफिट में से पैसा उठाया क्योंकि एक नॉन लाइबिलिटी है, मैंने बेटा प्रोविजन में डाल दिया। मैंने प्रॉफिट में से पैसा उठाया क्योंकि एक अननोन लाइबिलिटी है, मैंने रिजर्व में पैसा डाल दिया। बेटा एक बक्से से पैसा उठा के दूसरे बक्से में डाल देने से बेटा कहीं पैसा चला नहीं जाता, ठीक है ना? है पैसा मेरे बिजनेस के अंदर ही, तो बेटा प्रोविजन क्रिएट करना या ट्रांसफर करना रिजर्व में कोई भी अमाउंट, बेटा इससे कभी कोई फ्लो नहीं होगा पैसे का, पैसा बिजनेस में ही रहेगा, ठीक है ना जी? बेटा तो ये दोनों बातें समझ में आई आपको, ये और ये दोनों में कोई फ्लो नहीं है, किसके? दोनों ठीक है। अच्छा तादाद बढ़ी, दिल को खुशी हुई, वेरी गुड। बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, आउटफ्लो, मैंने बोरो कर रखा है बेटा पैसा, मैं ब्याज दे रहा हूं, बाबू ब्याज दे रहा हूं तो पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। बेटा प्रपोज डिविडेंड, सुन लो, ऑल्दो अभी मेरे को लगता है जितनों ने ठीक किया वो भी अच्छी बात, नहीं भी किया तो टेंशन मत लेना, ये बड़ा एक पेचीदा मुद्दा है। बेटा प्रपोज डिविडेंड ये क्या होता है? बाबू देखो क्या होता है, मान लो कोई फाइनेंशियल ईयर अभी रनिंग में है, आज 1 अप्रैल 2021 है और ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 तक है, ठीक है जी? ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और आप बेटा अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। आज बेटा 1 फरवरी 2022 है, ठीक है? आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल रहे हैं बेटा, ठीक है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मिले, बोर्ड मीटिंग जब करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग होती है जनरल मीटिंग, ठीक है जी? तो बोर्ड मीटिंग में बेटा उन्होंने फैसला लिया कि ये पूरे पिछले जो 10 महीने बीते हैं बहुत अच्छे बीते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें डिविडेंड देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, अपनी मीटिंग में डिविडेंड को प्रपोज कर दिया कि देना चाहिए। इसको फाइनल कौन करता है बेटा? शेयर होल्डर फाइनल करते हैं अपनी मीटिंग में, और शेयर होल्डर बेटा 12 महीने में एक बार मिलते हैं, ठीक है ना? अब वो कब मिलेंगे बेटा? वो मिलेंगे अगले साल, ठीक है ना? जब ये मिलेंगे बेटा तो ये फाइनल करेंगे डिविडेंड देना है या नहीं देना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने हिसाब से बता दिया कि हमने 5 लाख कमाया, 4 लाख डिविडेंड बांट दो, ठीक है ना? अब शेयर होल्डर चाहे तो कुछ भी ना बांटे, शेयर होल्डर चाहे तो 4 को बढ़ा के 5 कर दे, शेयर होल्डर चाहे तो 4 को गिरा के 3 कर दे, और शेयर होल्डर चाहे तो दे ही ना किसी को कुछ भी। ये सब शेयर होल्डर के ऊपर है, जो जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा बेटा। बाबू एक बात बताओ, डिविडेंड प्रपोज करने से पैसा कहीं चला गया क्या? गया पैसा कहीं? कब जाएगा? जब शेयर होल्डर फाइनल करेंगे तभी तो जाएगा बेटा, ठीक है ना? और शेयर होल्डर का फाइनल करेंगे अभी अगले फाइनेंशियल ईयर में फाइनल करेंगे, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है ना? बात समझ आई ना? और आपको बता देता हूं प्रपोज डिविडेंड इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी भी होता है बेटा करंट ईयर का। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा? जिसका इवेंट होना फाइनल नहीं है और जिसकी अमाउंट भी फाइनल नहीं है बेटा। ये कोई फाइनल थोड़ी है कि आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई कि आपने अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कह दिया 4 लाख देना है तो देना ही है, नहीं। शेयर होल्डर चाहे तो इसको 0 कर सकते हैं,
शेयर होल्डर चाहे तो इसको 5 लाख कर सकते हैं, शेयर होल्डर चाहे तो इसको 3, 3.5 जो भी वो सोचे वो कर सकते हैं। तो बेटा इसका होना या नहीं होना कभी फाइनल नहीं है। तो बेटा प्रपोज डिविडेंड कभी भी कोई लायबिलिटी नहीं है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, ठीक है ना बाबू। प्रपोज डिविडेंड से पैसे गए नहीं गए तो बेटा नो फ्लो। किसने सही करा था? ठीक, अब एक काम करो, अपनी बुक निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 अभी बैठ के करना, ठीक है ना, और बाद में मैच करना, ठीक है ना। अगर गलती होगी तो हम यहीं डिस्कस करेंगे, फिर बैच लीव करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5। लो जी बेटा, सबसे पहले प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पार्ट नंबर 10 बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। मेरी तरफ देखना बाबू, चीजें टेक्निकल हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बाय बैक का मतलब कुछ और नहीं होता, बाय बैक का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर वापसी खरीदती है बेटा और फाड़ के फेंक देती है। देखो बाबू, मैंने ना ये बात तब भी बताई थी आपको, 1 मिनट के लिए सामने देखना। मान लो बेटा किसी कंपनी की डेट इक्विटी रेशो ऐसे है बेटा 2 लाख अपॉन 3 लाख, दैट मीन्स रेशो इज 2:3, और कंपनी चाहती है बेटा डेट से ज्यादा पैसे रेस करना क्योंकि डेट के कुछ ज्यादा फायदे होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। ये बात है बीएसटी में समझाऊंगा, अभी नहीं मैं इसमें उलझ रहा, ठीक है जी बाबू। अब एक बात को समझ के चलो, यहां पर कंपनी ने इक्विटी से पैसा लिया हुआ है 3 लाख, डेट से लिया हुआ है 2 लाख। तो बाबू कंपनी चाहती है नहीं, मैं तो 1:1 मेंटेन करना चाहती हूँ, तो गलत हो रहा है, मैं तो 1 लाख के इक्विटी शेयर वापस खरीद दूंगी। तो कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीदे 1 लाख रुपए के और फाड़ के फेंक दिए। लेकिन बेटा जब वो शेयर वापस खरीदे, आपने पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया। तो बेटा इसे ही बोलते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर वापसी खरीदती है बेटा, उसे बोलते हैं बाय बैक, और बाय बैक से क्या होता है बेटा? हमेशा आउटफ्लो। क्लियर? समझ आई बात? 11th वन, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। इसकी बात मैंने पहले भी की है एक बार, अगर आपको याद हो तो, पेपर वाले दिन करी थी, पेपर में जब एक लेक्चर ले रहा था बेटा। आपने फुली पेड बोनस शेयर इशू किया, ठीक है ना। बोनस शेयर समझते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉइज को नहीं, जरूरी नहीं है शेयर होल्डर्स को। देख बेटा, वो तो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं, वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं, वो गिफ्ट के तौर पर ही होते हैं वो भी। बेटा बोनस शेयर क्या होता है? मैं अपने शेयर होल्डर को गिफ्ट दे रहा हूं, ठीक है जी। मान लो बेटा किसी के पास 2 शेयर हैं, तो मैंने रेशो डिसाइड करा बोनस का 2:1, मतलब जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको 1 बोनस दूंगा, जिसके पास 4 होंगे उसको 2 दूंगा, 6 होंगे तो बेटा 3 दूंगा, ऐसे डिसाइड करा मैंने, ठीक है जी। बेटा आप कभी भी अटको ना इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो में, हमेशा जर्नल एंट्री सोच लो, उससे बहुत ईजी पड़ता है। जर्नल एंट्री सोच के भी कर सकते हो। अगर कैश वर्ड नहीं आया कहीं पर भी तो समझ लेना बेटा कोई फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब बेटा बोनस शेयर इशू करने की वैसे बता देता हूं आपको एंट्री क्या होती है बेटा। शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लो बेटा ये मेरे पास है 10 लाख रुपए और ये मेरे पास है 5 लाख, और मैंने ऐसे ही डिसाइड करा 2:1। बेटा जिनके पास 2 शेयर है उनको मैं 1 ये दे दूंगा क्योंकि मेरे पास 5 लाख रुपए के रिजर्व फालतू पड़े हुए हैं। मैं बेटा सिर्फ एक ही एंट्री डालता हूं, जब रिजर्व्स एंड सरप्लस कर देता हूं डेबिट और कर देता हूं क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल को। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर दे दिए बेटा 5 लाख रुपए के। 10 लाख रुपए के लोगों को 5 लाख रुपए के शेयर गिफ्ट कर दिए। मैंने क्या करा बेटा? कुछ नहीं करा, अपने प्रॉफिट्स उठाकर कम कर दिया और बेटा आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी। यानी कि बेटा ये हो गया 0 और ये हो गया 15 लाख अगले दिन बैलेंस शीट में। बस ये फर्क पड़ता है। कहीं कैश आया? कोई पैसा आया? कोई पैसा गया? नो फ्लो। समझ में आया बेटा? बोनस शेयर देने का क्या मतलब होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज दे रहा हूं। मैं कहता हूं जनरल एंट्री मत सोचो, इतना टेक्निकल मत सोचो। ये तो सोच सकते हो बोनस का क्या मतलब है? फ्री, पैसा तो कुछ है ही नहीं इन्वॉल्व, ये तो सोच लो। बोनस का मतलब तो पता ही है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ो जी। 13th, राइटिंग ऑफ बैड डेट अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अरे तुम क्या बात करते हो? कहता है बैड डेट राइट ऑफ कर दिए प्रोविजन से। मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखो बाबू, आपने बैड डेट राइट ऑफ कर दिए। बैड डेट हमेशा क्या हुए होंगे? डेबिट। प्रोविजन हमेशा क्या हुए होंगे? क्रेडिट। अगर जब आप राइट ऑफ करने बैठे होंगे बैड डेट को प्रोविजन से, तो दोनों को अपोजिट साइड ले गए होंगे, ठीक है ना। बैड डेट को खत्म करने के लिए टू बैड डेट
और प्रोविजन से राइट ऑफ करा तो प्रोविजन को डेबिट। पहले मुझे ये बता दो इस एंट्री में कहीं कैश आया क्या? अगर मैंने सेट असाइड करी भी थी तो भी कौन सा बिजनेस से पैसा गया? उसने आपको ये कहा ही नहीं ना क्रिएशन करी है या कुछ, उसने आपको कहा राइट ऑफ करा है बैड डेट प्रोविजन से, तब भी नहीं होगा। क्यों बेटा? आज आप खुद समझो, जब बैड डेट होता है आप एंट्री क्या करते हो? बैड डेट टू डेटर, डेटर कर दिए कम और बैड डेट मेरा नुकसान है डेबिट। पैसा कहां गया भाई? मैंने इस इंसान से 6 लाख रुपए लेने हैं मान ले, इसने मना कर दिया मैं 20,000 देता नहीं, मेरे पास से पैसा कहां गया? बैड डेट हो गए 20,000 रुपए के, 5,80,000 आएंगे, मेरे पास से गया कहां 20,000? फिर वही बात, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। आप सोच, आपके दिमाग में वही घूमता रहता है, P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में डेबिट, अच्छा पैसा गया, पैसा गया, यही घूम रहा है ना, पैसा नहीं गया। मैं 5 दिन बोलूंगा, मैं 6ठे दिन मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? 14th डेक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। बेटा इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के बीच में ही बांटे जाने वाले डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है ना? साल के बीच में ही डिविडेंड बांट दिया। बेटा देखो, जब आप साल पूरा होने पर सारी कैलकुलेशन के हिसाब से डिविडेंड बांटते हो उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, और बेटा साल के बीच में बांट दिया तो उसे बोलते हैं इंटरिम। ऐसे ही बेटा इंटरिम मीटिंग्स भी होती हैं, वैसे तो साल पूरा होने पे ही होती हैं, लेकिन बेटा अगर बीच में इमरजेंसी कुछ आ जाए तो हम इंटरिम मीटिंग भी करते हैं। इंटरिम मतलब होता है साल के बीच में बीच कर दिया आपने, कुछ साल के बीच में ही आपने बेटा डिविडेंड बांट दिया, क्या करूं? पैसा तो गया, क्या हो गया? आउट लो, बढ़ो आगे। 17th और 18th हो गया। फिर भी एक बार, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश। बेटा कैश चला गया लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटी आ गई। मार्केटेबल सिक्योरिटी कुछ और नहीं, कैश इक्विवेलेंट ही है, तो कैश गया, कैश इक्विवेलेंट आ गया, कुछ नहीं बदला, ठीक है ना? ऐसे ही बेटा 18th में भी है, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर कैश एट पार। करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश इक्विवेलेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट गई, कैश आ गया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, दोनों चीजें कैश ही हैं, ठीक है जी। 5th में प्रॉब्लम बता दो बस। 9th और 12th 11th, 9th 11th 12th, इसके अलावा नहीं। 9th ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ। बेटा ओल्ड फर्नीचर बुक्स में दिखा रखा था, आज आपने डिस्कार्ड कर दिया, दिखा नहीं रहे आप। मतलब कहने का मतलब है बेटा मेरा एक चेयर है, ठीक है ना, ये अपनी वैल्यू पूरी कर चुका है, ठीक है, या मैं बोलूं बेटा डेप्रीसिएशन तो लगाया मैंने, अभी 100 रुपए की खरीदी थी, 50 का ही डेप्रीसिएशन लगाया, लेकिन बेटा आज ये चेयर टूट गई मुझसे, तो क्या बेटा मेरे किसी काम आएगी? नहीं, मैंने से बुक्स में राइट ऑफ कर दिया, पूरे 50 रुपए P&L अकाउंट में दिखा दिए, ठीक है। मेरे पास से पैसा कब गया? पैसा तो नहीं गया, नो फ्लो। 11th वन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट, ये किसने पूछा? 11th वन कहता है कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आज आपने प्रॉफिट में चार्ज कर दिया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो? वही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, याद आई ना बात? याद है, ठीक है ना? कभी कभी मैं एड को बेटा कहां दिखाता हूं? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया करता हूं, क्योंकि वो मुझे 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है तो खर्चा रेवेन्यू, लेकिन मैंने इसकी डेफरमेंट कर रखी है, याद है ना बात? 90,000 रुपए मान लो एड पे मैंने लगाए, ठीक है ना, और क्या करा बेटा मैंने पूरे शहर में बेटा फ्लैक्स बोर्ड लगवा दिए, मान लो अपनी कोचिंग की, ठीक है ना। ये मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देंगे, लेट सपोज 3 साल के लिए बेनिफिट देंगे, बच्चे इसको बार बार देखेंगे बेटा और मेरे पास बार बार ट्यूशन पढ़ने आएंगे, ठीक है ना बाबू। अब एक बात सोचो, क्योंकि ये मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रहा है, मैं इसे कभी भी P&L अकाउंट में नहीं डाल सकता, मैं इसको कहां दिखाऊंगा बेटा? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा 90,000 और हर साल बेटा उठा के लाऊंगा 30,000 रुपए को P&L अकाउंट में। कहता है आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को P&L से चार्ज कर रहे हो आज, तो क्या हो गया? करते रहो बेटा, कैश आया या कैश गया? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना जी। और 12th वन, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। बेटा देखो अगर आप वर्ड पे जाओगे ना तो वर्ड के हिसाब से तो बेटा कोई फ्लो बैठता नहीं। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा, डिक्लेयर करने पे क्या होता है? पे थोड़ी करा आपने,
इन्होंने तो लिखा हुआ है ना आउटफ्लो, पर बेटा वर्ड क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है वर्ड में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो बेटा नो फ्लो होना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ डिक्लेयर करा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, कल मिलते हैं, बाय बाय।